नमस्कार। विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा संचालित केंद्रीकृत ऑनलाइन वर्ग में आपका स्वागत है। कृपया अपना माइक बंद रखेंगे। रघुबर प्रसाद सिंह समन्वयक। नमस्कार। Welcome to the centralized online class conducted by the University Department of Economics, Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. Please keep your mic off. Raghubar Prasad Singh, Coordinator. नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है आज के क्लास में। नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मैं क्लास स्टार्ट कर सकती हूँ? टाइम तो 11 हो गया है। जी जी। हाँ, तो ठीक है, हम शेयर कर रहे हैं पीपीटी। मुझे लगता है आप लोग को विजिबल होगा पावर पॉइंट। जी जी बिल्कुल। और आवाज क्लियर है? जी। फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है ना? आज ठीक है मैडम। अच्छा ठीक है, थैंक यू। लास्ट क्लास में हमने फिनिश किया था आप लोगों को कार्डिनल अप्रोच, जो यूटिलिटी एनालिसिस का पहला अप्रोच था, जिसे मार्शल ने दिया था, जिसे यूटिलिटी को हम लोगों ने मार्शल के अप्रोच को पढ़ा था। मार्शल ने कहा था कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ यूटी, राइट। जस्ट अगेंस्ट जो हम लोगों ने क्रिटिसाइज किया था 3 पॉइंट्स को लेकर के कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम इसे रैंक कर सकते हैं, और मनी जो है मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट है, इसको भी क्रिटिसाइज किया था। हाँ, इसके साथ साथ हम लोगों ने कहा था कि सिर्फ मनी की मतलब कि सिर्फ मनी इनकम ही नहीं, बल्कि गुड्स की प्राइसेस और सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस भी किसी वस्तु की यूटिलिटी को बताती है, यानी कि यूटिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है, राइट। अब हम देखते हैं इस ऑर्डिनल अप्रोच में हिक्स और जो कि हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया है, यूटिलिटी एनालिसिस को कैसे बताते हैं। तो इस आज के लेक्चर प्लान में हम इन चीजों को कवर करेंगे, जो कि पहला अप्रोच है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसे इंट्रोड्यूस करेंगे। इनडिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, इनडिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, इनडिफरेंस कर्व शेड्यूल, इनडिफरेंस कर्व मैप, प्रॉपर्टीज ऑफ इनडिफरेंस कर्व, बजट लाइन एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि दोनों ही अप्रोच का ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कैसे होगा और कब होगा, ये जो है हमारा इस लेक्चर प्लान का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है, राइट। तो यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, इसके पहले हम इन टॉपिक को पढ़ते हैं। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो मैं पहले भी बताई कि ये अप्रोच जो है इसमें जो है यूटिलिटी को हम रैंक दे सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, राइट। इसे हम मुद्रा के रूप में मेजर नहीं कर सकते। जैसे मार्शल ने बताया था, आपको भी याद होगा कि 2 बनाना खा रहे हैं, 2 एप्पल खा रहे हैं, तो उसे मिलने वाली जो यूटिलिटी जो है हम उसे यूटिलिटी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि एक बनाना खाने से कितना मिल रहा है, दूसरे बनाना को खा रहे हैं, तीसरे को खा रहे हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है कैसे घट रही है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से एक सर्टेन टाइम के बाद टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम लेवल पर हो जाती है, इसके बाद घटने लगती है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका शुरू में जो है डिक्लाइन करती है, फिर 0 होती है, फिर नेगेटिव हो जाती है। तो हम जो है यूटिलिटी को जो है उसमें मेजर किए थे मार्शल के हिसाब से। अब आपके एजवर्थ और पैरेटो जो है सबसे पहले ऑर्डिनल अप्रोच को एजवर्थ ने इंट्रोड्यूस किया था 1881 में, देन इसे रिफाइन किए थे इटालियन इकोनॉमिस्ट जो है पैरेटो का नाम आप जानते होंगे, जो 1906 में किए थे। बाद में इसको डिमांड एनालिसिस के रूप में जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने इसको इंट्रोड्यूस किया 1934 में। तो बेसिकली हम लोग जो अप्रोच पढ़ेंगे, जो इनडिफरेंस कर्व का अप्रोच है और जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जितनी सारी बातें मैं बताई कि इसको हम लोग टच करेंगे, और हिक्स और एलन के अप्रोच को हम लोग प्रेफर करेंगे, राइट। तो एक्चुअली ऑर्डिनल अप्रोच है क्या? In ordinary equity, the consumer only ranks
choices in terms of preference, but we do not give exact numerical figures for utility. अब इसमें क्या है, हम एग्जैक्ट फिगर नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि मार्शल ने कहा था कि आप यूटिलिटी को नमी के रूप में डिफाइन कर सकते, इसमें हम सिर्फ प्रेफर करेंगे. प्रेफर में जैसे एग्जांपल मैंने दिया है, वी प्रेफर अ BMW कार टू ए निशान कार, बट वी डू नॉट से बाय हाउ मच. राइट, हम कहते हैं कि हम जो BMW कार को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं निशान कार या कोई भी आप अदर कार ले लीजिए. राइट, बट हम ये नहीं कह सकते कि हम कितना प्रेफर करते हैं BMW को, तो जस्ट हम फील कर सकते हैं. राइट, हम ये सोचते हैं कि ये मेरा प्रेफरेंस है कि हम जो है BMW कार को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं. राइट, when deciding where to go, जैसे दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि आप जो है इटालियन रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं या चाइनीज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं. राइट, ये आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ जो है लंच लेना प्रेफर करेंगे, ब्रेकफास्ट लेना प्रेफर करेंगे. ये कंज्यूमर का जो है अलग अलग प्रेफरेंस होता है. ठीक है, यूटिलिटी जो है इनके हिसाब से सब्जेक्टिव अप्रोच है, एक क्वांटिफिएबल, मतलब कि इस क्वांटिफिएबल नहीं है, बस एक क्वालिटेटिव इशू है. राइट, जिसे कि हम फील कर सकते हैं, एक सब्जेक्टिव है. कार्ल जो एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन्होंने डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी. किसके प्रेफरेंस, उन्होंने भी कहा था कि रैंक हम दे सकते हैं प्रेफरेंस का. जैसे जो है हम BMW को भी पसंद करते हैं, निशान कार का भी, और मान लीजिए आपके लिस्ट में बहुत सारी कार होगी, मान लीजिए कोई भी आप कार का एग्जांपल ले लीजिए, स्विफ्ट डिजायर ले लीजिए, और तमाम हुंडई की कार आ रही है, तो आप उसको रैंक देना देंगे तो पहले आप BMW को दे रहे हैं, दूसरा जो है निशान को दे रहे हैं, तीसरा जो है वो स्विफ्ट डिजायर को दे रहे हैं. राइट, तो आप इसमें रैंक दे रहे हैं, तो आप प्रेफरेंस आपका हुआ, पहला प्रेफरेंस आपका जो है वो BMW, दूसरा जो है निशान. तो आप प्रेफरेंस के कारण आप कह सकते हैं मेरी पहली चॉइस जो है वो BMW है, और इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते. राइट, इन 1906 Wilfredo Pareto given an indifference curve map displays preferences on bundles of goods but didn't attempt to say how much. Right? 1906 में जो पैरेटो का कॉन्सेप्ट आता है, उन्होंने इंडिफरेंस का मैप के रूप में दिया और बताया था कि कंज्यूमर के पास डिफरेंट बंडल्स है. बंडल्स का मतलब बास्केट ऑफ गुड्स. राइट, बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब कि मान लीजिए एक बास्केट में, हम आगे एग्जांपल देंगे उसको. ठीक है, उन्होंने बंडल्स के रूप में डिफाइन किया और कहा कि किस बंडल्स को कंज्यूमर जो है ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है. राइट, बास्केट नंबर 1, बास्केट नंबर 2, बास्केट नंबर 3, बास्केट नंबर, जितने भी उसके पास बास्केट है, और उस बास्केट में क्या क्या चीजें हैं. बास्केट नंबर समझ रहे होंगे, टोकरी. मान लीजिए पहले नंबर बास्केट में एक कंज्यूमर के पास जो है वो 12 एप्पल है और 2 बनाना है. दूसरे बास्केट में हो सकता है कि 10 एप्पल है और दूसरे और 4 बनाना है. हो सकता है तीसरे में 8 एप्पल है, 6 बनाना है. ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो, ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट है बास्केट का. राइट, और कंज्यूमर जो है किस बास्केट को नंबर 1 दे रहा है, वो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से डिफाइन करेगा कि उसे एप्पल ज्यादा पसंद है कि उसे बनाना पसंद है. राइट, तो उस टोकरी को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, टोकरी नंबर 1 को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं क्योंकि इसमें जो है जो अमाउंट है गुड्स का उसमें एप्पल ज्यादा है, बनाना कम. राइट, हो सकता है दूसरे कंज्यूमर के लिए दूसरा जो है ज्यादा है, उसे बनाना ज्यादा लाइक कर रहा है और एप्पल को कम लाइक कर रहा है. तीसरा भी कंज्यूमर ऐसा हो सकता है जो एप्पल को बहुत ही कम लाइक कर रहा है, बनाना. तो ये सब्जेक्टिव होता है यूटिलिटी. राइट, मतलब कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग ही लागू होता है. राइट, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो जीएल हिक्स एंड एलन जो है 1934 में जो है पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कर रहे, प्रोड्यूस ए पेपर विच मेंशन ऑर्डिनल यूटिलिटी. एक रिसर्च पेपर या एक डॉक्यूमेंटेड पेपर जो है उन्होंने प्रोड्यूस किया 1934 में, बताया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी जो है वो कैसे मेजर कर सकते हैं. उसमें इस पेपर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ऑर्डिनल यूटिलिटी के बारे में. ठीक है, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी. दोनों में जस्ट बस ब्रीफ में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है, तभी आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि प्रीवियस में कार्डिनल में क्या पढ़ना है और ऑर्डिनल में क्या है. तो कार्डिनल यूटिलिटी इट एक्सप्लेन दैट द सैटिस्फैक्शन लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड्स और सर्विसेज कैन बी स्केल्ड इन टर्म्स ऑफ काउंटेबल नंबर. जैसा कि यूटिलिटी आप मेजर कर सकते हैं,
मॉनेटरी टर्म्स में, और उससे जो सेटिस्फेक्शन गेन हो रहा है, यूटिलिटी अचीव हो रही है, सब मेजर कर सकते हैं आफ्टर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, राइट। बट ऑर्डिनरी यूटिलिटी में क्या है, इसमें क्या है, इट एक्सप्लेन दैट सेटिस्फेक्शन लेवल आफ्टर कंज्यूमिंग एनी गुड और सर्विसेज कैन नॉट बी स्केल्ड इन नंबर। ठीक है, नंबर्स में हम इसे नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स में बता सकते हैं कि पहले को हम ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे को, दूसरा जो बास्केट है उसको सेकंड प्रेफरेंस है, थर्ड प्रेफरेंस है, फोर्थ प्रेफरेंस है, तो जितना भी आपको मतलब प्रेफरेंस दे रहा है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, आपको किसी ओकेजन में जाना है, पार्टी में जाना है, और आपको ड्रेस चाहिए। आप जाते हैं दुकान में, बहुत सारा बंडल दिखाता है आपको ड्रेस, शॉपकीपर, राइट। आप कहते हैं 100 रुपए क्लॉथ हो सकता है, आपको थोड़ा कम पसंद आ रहा है, कोई ज्यादा आ रहा है, तो आप कहते हो कि मुझे कौन सा लेना है, तो पहले को ये मुझे पसंद है, दूसरे को ये, तीसरे को, ऐसा करते हैं ना। तो एग्जैक्टली यूटिलिटी भी ऐसे ही है कि आप कौन सी गुड्स जो है आपको ज्यादा सेटिस्फाइड कर रही है, उसको आप जस्ट जो है प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसको आप एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते कि नहीं पहला वाला जो है इतने के बराबर यूटिलिटी दे रहा है, नो। इसमें ये हिक्स और एलन का अप्रोच में क्या है कि इसी यूटिलिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। दूसरा जैसे हो गया पिज्जा गिफ्ट सन निकनेम है, मान लीजिए कोई रवि हो सकता है, जय हो सकता है, राजू हो सकता है, कुछ भी। पिज्जा गिफ्ट्स रवि, सैम, जो भी हो 60 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, वेयर बर्गर गिफ्ट्स हिम ओनली 40 यूटिल्स। इसमें मैंने आपको एग्जांपल भी लास्ट क्लास में बहुत सारा दिया था। मान लीजिए पिज्जा जो है सैम को 60 यूटिल्स दे रहा है सेटिस्फेक्शन, और बर्गर जो है 40 यूटिल्स दे रहा है। इसमें जो है यूटिलिटी को ऐसे मेजर किया गया है नहीं। जबकि ऑर्डिनल में क्या है कि सैम गेट न्यू सेटिस्फेक्शन फ्रॉम पिज्जा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ए बर्गर, राइट। इसमें कर सकते हैं कि नहीं, पिज्जा जो है ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बर्गर की अपेक्षा, सिंपली, राइट। इसमें जो है ऐसा कुछ मेजरमेंट नहीं है टूल जिसे कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, राइट। थर्ड है यूटिलिटी इज मेजर्ड बेस्ड ऑन यूटिल्स। इसमें यूटिलिटी इज रैंक्ड बेस्ड ऑन चॉइस, बेस्ड ऑन प्रेफरेंस, सॉरी यहाँ छूट गया, राइट। फोर्थ है इट इज लेस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल ये नहीं है, जैसा कि हमने बताया कि आप शॉप पे जाते हैं तो आप उसे यूटिलिटी के रूप में, यूटिल्स के रूप में मेजर नहीं कर सकते, तो प्रैक्टिकल उतना नहीं है। इट इज मोर प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि हम लोग जो है अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं कि कौन सी चीजों को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आपको मान लीजिए आपसे कोई डिमांड कर रहा है कि आज आप क्या खाना पसंद करेंगे, 4-5 आइटम बता रहा है, तो आप उसमें प्रेफरेंस देंगे कि नहीं आज मेरा फूड चॉइस जो है वो ये है, आज मैं ये खाना पसंद करूंगा, उसके बाद ये। तो ये प्रेफरेंस जो होगा है आप प्रैक्टिकल है, आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। अब जैसे आपसे कोई पूछ रहा है आप खेलना पसंद करेंगे या सोना पसंद करेंगे या पढ़ना पसंद करेंगे, गाना सुनना, तो आप बताएंगे कि मेरी फर्स्ट जो है प्रायोरिटी है। ये हमेशा ही पूछा जाता है। मान लीजिए आप कहीं भी आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं तो आपसे ये आप कहीं इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता है आपसे कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या है, आपका प्रेफरेंस क्या है, आपका एक हॉबी क्या है। तो आप उसमें देखते हैं कि नहीं, आप सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी हॉबी क्या है, उसके बाद मैं क्या पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रैक्टिकल है, किसी के भी लाइफ में ऐसा होता है। कार्डिनल में है फिफ्थ, दिस थ्योरी वाज अप्लाइड बाय प्रोफेसर मार्शल। जैसे मैं पहले बार बार आपको कह रही हूँ कि ये मार्शलियन अप्रोच है, प्रोफेसर मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच को दिया था, और कार्डिनल अप्रोच जो है जे.आर. हिक्स ने इसको डेवलप किया था और अप्लाई किया था डिफरेंट इशू। अब इन डिफरेंस कर्व क्या है, इन डिफरेंस कर्व द्वारा ही हिक्स ने बताया था कि हम कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर सकते। Difference curve is a graph showing combination of two goods that give the consumer equal satisfaction and utility. Right? इसमें क्या है आप देख सकते हैं, x एक्सिस पे गुड B है और y एक्सिस पे गुड A है। कुछ भी आप एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए गुड B आपका हो सकता है फूड हो और गुड A जो है हो सकता है क्लॉथ हो। आप कपड़े पसंद करते हैं या खाना पसंद करते हैं, राइट। या कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए y एक्सिस पे बनाना है और x एक्सिस पे एप्पल है। दो चीजें हैं जिनके बीच मान लीजिए y एक्सिस पे पिज्जा है, दूसरे पे बर्गर है, कुछ भी आप, लेकिन जो गुड्स लेंगे वो दो होना चाहिए, राइट। क्यों? क्योंकि इसमें आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए पॉइंट जो आपको दिख रहा है,
वहां पे क्या है 10 यूनिट जो है आपका क्या है गुड ए है, और 20 यूनिट जो है आपका, सॉरी 10 यूनिट जो है वो गुड बी है, और 20 यूनिट जो है आपका गुड ए है, राइट। और कंज्यूमर जो है ए इक्विलिब्रियम पे स्टेब्लिश है। अब बी पॉइंट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे क्या है कंज्यूमर जो है वो 30 यूनिट जो है एक्स को लेता है, और वाई ए को लेता है 12 यूनिट लेता है। ये 30 क्यों है, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक्स एक्सिस पे ज्यादा है अमाउंट, इसलिए 30 है, और ए पे थे तो वहां पे 20 यूनिट जो है आपका वाई था, क्योंकि वाई के अमाउंट जो है आप देख रहे होंगे ज्यादा है, ठीक। तो अब आप देखते हैं कि इन डिफरेंस का वही बताता है कि ए और बी ये दोनों ही पॉइंट जो है इक्वल सेटिस्फेक्शन बता रहा है कंज्यूमर को। कंज्यूमर चाहे वो ए पॉइंट पे जाए या बी पॉइंट पे जाए, उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बताएगा। तो डिफरेंस का यही है कि चाहे कंज्यूमर किसी भी इक्विलिब्रियम पाथ पे हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो, कंज्यूमर के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, क्योंकि कंज्यूमर अपनी मॉनेटरी इनकम को एक्सप्लेन करके नंबर ऑफ गुड्स अपने चॉइस के हिसाब से लेता है, राइट। अब लिखिए, लिखा भी है ईच पॉइंट ऑन एनी डिफरेंस का इंडिकेट्स दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन द टू एंड ऑल पॉइंट्स गिविंग द सेम सेटिस्फैक्टरी। अब इसका इनडिफरेंस कर्व क्यों कहा जाता है, राइट, क्योंकि कंज्यूमर जो है इनडिफरेंट रहता है, राइट। इनडिफरेंट का मतलब वो ये नहीं सोच पाता है कि हम पॉइंट ए को ले या पॉइंट बी को ले, उन दोनों के बीच में तटस्थ रहता है, इसको तटस्थ कहते हैं। उदासीनता वक्र भी कहा जाता है। ये उदासीन रहता है कि वो किस पॉइंट को ले, एक्चुअली वो ए को ले कि बी को ले, क्योंकि दोनों ही उसके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है। मैं ध्यान दीजिएगा, बास्केट ए और बास्केट बी दोनों जो है वो अलग अलग अमाउंट को बता रहा है। ए अमाउंट जो है आपका उसमें 10 यूनिट जो है, बस नंबर ऑफ गुड्स जो है उसमें चेंज है, राइट। अब हम आते हैं इन डिफरेंस पर। आप देख रहे होंगे इन डिफरेंस पर शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब एक टेबुलेशन के फॉर्म में दिया गया है। इसमें जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन नंबर ए बी सी डी ई, तो इतने कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन नंबर ए में 15 एप्पल है, 1 मैंगो है। बी में जो है 11 एप्पल है, 2 मैंगो है। सी में 8 एप्पल है, 3 मैंगो है। डी में 6 एप्पल्स है और 4 मैंगोज है। ई में 5 एप्पल है और 5 बनाना मैंगोज है। तो ये डिफरेंट जो कॉम्बिनेशन है ये जो है वो इन डिफरेंट शेड्यूल है। ये इन डिफरेंट शेड्यूल में जो है हम क्या करते हैं कि जब डिफरेंट गुड्स को हम एक शेड्यूल में एक टेबल के रूप में जो है रख देते हैं, तो इसे इन डिफरेंट शेड्यूल कहा जाता है। अब देखिए दूसरा जो टेबल है ये भी सेम कॉम्बिनेशन को बता रहा है। बस हम ये देखते हैं कि इन डिफरेंस थ्री गुड्स में इंडिफरेंस का किस तरह से होगा? क्या बोल रही हैं? हेलो, ठीक है, लास्ट में आप अपना क्वेश्चन रखे रहिए, लास्ट में पूछेंगे, हमारे पास स्लाइड भी रहेगा, पूछ लीजिएगा। तो यहाँ कैलकुलेशन में आप देखिए कि ये जो ए कॉम्बिनेशन है इसमें 12 एप्पल और 12 मैंगो है, राइट। और ये जो है कंज्यूमर जो है फर्स्ट प्रेफरेंस रख रहा है, इसमें हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है। दूसरा जो है 10 एप्पल्स और 19 मैंगो है। तीसरा जो है 5 एप्पल्स और 5 मैंगो है, राइट। इसमें जो है कंज्यूमर जो है किसको ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी देता है उस बेसिस पे, फर्स्ट को देता है, ए जो है कॉम्बिनेशन को फर्स्ट देता है, बी को जो सेकंड देता है और सी कॉम्बिनेशन को थर्ड देता है, राइट। ये कंज्यूमर का अपना प्रेफरेंस है, कौन सा उसे हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कौन सा सबसे लो दे रहा है। तो देखिए हाईएस्ट दे रहा है ए, और बी जो है लेजर देन ए से कम दे रहा है, और बी जो है वो लेजर देन सी जो है वो लेजर देन बी दे रहा है, ठीक है। यानी बी की अपेक्षा कम, जिसमें ट्रांजिटिविटी प्रिंसिपल लागू होता है, इसमें कि उसमें ऑर्डर को आप दिखाते हैं कि कौन सा जो है ज्यादा दे रहा है, कौन सा कम दे रहा है। अब एजम्पशन क्या क्या है इन डिफरेंस कर्व का? पहला जो है प्राइसेस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट। कोई भी आप थ्योरी पढ़ते हैं, मॉडल पढ़ते हैं, तो इससे पहले एजम्पशन रहता है, इसी एजम्पशन पर जो है आपकी थ्योरी अप्लाई होती है। तो पहला आपका एजम्पशन है प्राइसेस ऑफ गुड्स आर कांस्टेंट। जो भी गुड्स है एक्स वाई, उसकी प्राइसेस जो है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड डजंट चेंज। कंज्यूमर की जो मॉनेटरी इनकम है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। द कंज्यूमर इज पेइंग हिज इनकम ऑन 2 गुड्स
which or substitute or which substitute to each other, right? दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है और दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट, मतलब एक की प्राइसेस बढ़ रही है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है दूसरे से, राइट? क्योंकि इसकी मॉनेटरी इनकम गिवन है, कम है और हायर सेटिस्फेक्शन भी लेना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जिसकी प्राइसेस कम होगी तो उसको उससे प्रतिस्थापित करता है, राइट? More of a good always gives more satisfaction to the consumer. This is called monetary preference for a good, right? ये भी प्रिंसिपल लागू होता है कि कंज्यूमर जो अपने मॉनेटरी इनकम से ज्यादा गुड्स जो है कंज्यूम करता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीदेगा तो उसे सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? अब ये आपके एजेंशन में है, ये मत आप क्वेश्चन हमसे पूछिएगा कि मैम कभी कभी ये भी होता है कि लोग जो है कम वस्तु में ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं ना। जब इस एजेंशन में दिया गया है कि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स खरीद करके अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा अचीव करना चाहता है, ठीक है? कंज्यूमर मतलब कि मोनोटोनिक है, ऐसा वो चाहता है। परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट में जो है परफेक्ट कंपटीशन और डिफरेंट कंपटीशन कहीं होंगे, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इसमें क्या है जो है आपका परफेक्ट कंपटीशन लागू है, जो कि परफेक्ट कंपटीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर, गुड्स एंड होमोजेनियस, राइट? सिक्स जो है द कंज्यूमर इज रेशनल। पिछले वाले आप कार्डिनल अप्रोच में भी ये पढ़े थे कि कंज्यूमर जो है वो रेशनल है। रेशनल मतलब कि अपने कम पैसे से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना चाहता है, यानी कि जब वो मार्केट जाता है और उसके पास इनकम है तो सोचता है कि हम जो भी थायराइड ले जा रहे हैं उसको हम ज्यादा से ज्यादा भर करके लाएं कम पैसे में, ये चाहता है। देखते भी है कि मार्केट में जाकर के बार्गेनिंग भी करता है और कैसे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने हमेशा कोशिश करता है। अब ये एक कॉन्सेप्ट जो है पढ़ना आपको जरूरी है आगे जाने से पहले। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसको बगल में मैंने ग्राफ भी बनाया है। तो देखिए पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, मार्जिन मतलब सीमांत रेट में उसमें प्रतिस्थापन की सीमांत दर, इसे कहा जाता है हिंदी में। तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज द रेट at which a consumer would be willing to give up a specific amount of quantity of good for more units of another good at the same utility level, right? कंज्यूमर क्या करता है, एक्स वस्तु, मान लीजिए यहाँ पे सिगरेट है, इस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई लेने के लिए क्या करेगा, वाई को गिव अप करेगा, नहीं छोड़ेगा, ठीक है? और जो यूटिलिटी उसे मिलेगी उससे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। आप देखिए यहाँ पे जितने भी डॉट पॉइंट है 1 2 3 4 5 डॉटेड है, इस सारे पॉइंट पे कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम है। कोई भी ये आप नहीं कह सकते कि जो पहला है पॉइंट 12 और 1 को दिखा रहा है सबसे ऊपर का डॉटेड, वो जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है कंपैरिजन टू 8 और 2 कॉम्बिनेशन। नो, ऐसा कुछ नहीं। जो इंडिफरेंस का मैंने प्रॉपर्टीज भी बताया कि जितने भी पॉइंट है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, बट डिफरेंस क्या है, उनकी कम्युनिटी चेंज होगी, राइट? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही बताता है कि कंज्यूमर जो है दूसरी इकाई के एक अतिरिक्त मात्रा को लेने के लिए क्या करता है, दूसरी इकाई को छोड़ता है, यानी कि कम करता है, उसको रिप्लेस करता है, राइट? तो इसे ही मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक्स वाई इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। कभी कभी आपसे एग्जाम में फॉर्मूला में पूछा जाता है कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये एमआरएस एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा लेने के लिए कंज्यूमर क्या कर रहा है, वाई को गिव अप कर रहे हैं, ठीक? इसका फॉर्मूला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, ठीक है? यानी यहाँ डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई जो है गिव अप कर रहा है वो आपका पॉइंट जैसे 12 से 8 हुआ, ठीक है? 4 यूनिट जो है वो आपका मतलब गिव कर रहा है एक एक्स्ट्रा, यानी 1 से 2 एक्स्ट्रा यूनिट लेने के लिए, जो डार्क ग्रे एरिया में आपको डिनोट किया गया है, ठीक है? इसको बीटा से भी डिनोट करते हैं, इसका दूसरा फॉर्मूला है। तो आप क्या करेंगे, ये जो एरिया है आप
ये आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बता रहे हैं कि आप x की एक अतिरिक्त इकाई यानी 1 से 2 में जा रहे हैं, तो आप गिव अप किसको कर रहे हैं, 12 से 8 पे आ जा रहे हैं, और जब 2 से 3 पे आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं 8 से यहाँ पे बीच में 0.5 है, ठीक है। और जब आप 5 से आ रहे हैं 3 पे, ठीक है, तब आप यहाँ पे कितना जा रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, आप गिव अप यहाँ पे कितना कर रहे हैं, 5 से 3 पे आ रहे हैं, यहाँ पर 5 से 3 पे आ रहे हैं, तो ये गिव अप आप कर रहे हैं आपके 3 से 4, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यहाँ एक एडिशनल लिमिट, यहाँ पे एक एक्सिस पे 1 का चेंजेज है, एक अतिरिक्त इकाई ले रहे हैं, तो y का घटती हुई दर से आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, बढ़ती हुई दर से नहीं। शुरू में आप 4 छोड़ रहे थे, फिर जो है आप 8 से 5 से 3 आए, फिर 3 आप 5 से फिर 3 पे आए, 2 छोड़े, फिर यहाँ पे आप जो है 1 छोड़े, राइट। तो यहाँ पे घटती हुई दर से है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप एक अतिरिक्त इकाई आप x लेंगे और y को छोड़ेंगे, तो छोड़ रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जा रही है आपकी, राइट। आप ज्यादा नहीं छोड़ सकते, ठीक है, वो घटती हुई दर से आप छोड़ेंगे। इसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब इन डिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़िए, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, राइट। तो पहला प्रॉपर्टीज है इसका, प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। पहला है इन डिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। डाउनवर्ड टू द राइट का मतलब है कि देखिए ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, यानी एक नेगेटिव स्लोप को भी बता रहा है। हाँ, क्यों नेगेटिव स्लोप को बता रहा है, क्यों, क्योंकि आप जो है y को छोड़ रहे हैं x को बढ़ाने के लिए, x 0 से x1 पे जाने के लिए, आप y 0 से y1 पे आ रहे हैं, राइट। तो जो जितनी मात्रा आप यूज कर रहे हैं a से b पे जाने के लिए, ये जो है आपको नेगेटिव स्लोप को बता रहा है, घटती हुई। समझ होता है, मैं आपके प्रीवियस क्लास ये स्लाइड में कि MRS जो है वो घटती हुई दर से है, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब घटेगा तो उसका स्लोप जो है नीचे की तरफ आएगा, स्ट्रेट नहीं होगा। ए से ए भी जो लाइन गया इंडिफरेंस पर, ये स्ट्रेट नहीं है और न तो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। ऊपर की तरफ उभरा हुआ मतलब समझ रहे हैं, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो घटती हुई दर से है, आप y को घटती हुई दर से छोड़ गए, वो जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब और y को बढ़ती हुई दर से करें, पहले आप 4 छोड़ रहे हैं तो फिर 6 छोड़ेंगे, 6 छोड़ेंगे तो फिर आप जो है फिर 8 छोड़ेंगे, नहीं, ऐसा अप्लाई नहीं होता। x की अतिरिक्त इकाई लेने के लिए y को घटते हुए दर से छोड़ते हैं, बराबर भी नहीं छोड़ते हैं। जब बराबर छोड़ते तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो इन डिफरेंस कर्व जो है आपका जब लेफ्ट से राइट होता है तो ये एक नेगेटिव स्लो होता है, बट ये जो है आप देख रहे हैं कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इन डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। जैसा कि मैंने कॉन्वेक्स बताया, 1 मिनट में थोड़ा होल्ड करती हूँ। यस, यस, मोबाइल थोड़ा डाउन हो रहा है। इन डिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब जो है जैसे हमने यहाँ पे फूड और क्लोथिंग, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, फूड और क्लोथिंग 2 गुड्स को लिया है, तो आप देख रहे हैं एसी मतलब कि आईसी कर्व जो आया है स्ट्रेट नहीं है, न तो उभरा हुआ है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। ऊर्ध्वाधर जिसे कहा जाता है हिंदी में, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वोत्तर, स्ट्रेट, राइट। यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स का मतलब कि हमने पहले भी बताया कि इसे घटती हुई रेट, मतलब कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घटती हुई दर से है। जैसे जैसे आप x को बढ़ाते जाएंगे, फूड को बढ़ाएंगे घटती हुई दर से, जैसे 12 से 6, 6 से फिर 4, 4 से 2। हाँ, इस वजह से जो है ये आपका डिफरेंस कर्व जो होता है वो घटती हुई दर से मतलब कि कॉन्वेक्स ये आईसी कर्व होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी देखिए आपको टेबल और ग्राफ में भी दिखाया गया है। ABCD जो कॉम्बिनेशन है गुड्स का, जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन में फूड जो है 1 प्लेट है, दूसरा जो है क्लोथिंग जो है वो 12 है,
वही 12 कपड़े लेते हैं। दूसरा में क्या है कि 2 प्लेट खाना है और 6 क्लॉथिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे फूड को आप बढ़ा रहे हैं 4 यूनिट तक आ रहे हैं और क्लॉथिंग जो है वो 3 तक आते हैं, राइट। तो ये आपका जो है इंडिफरेंस कर्व का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो ये इंडिफरेंस का कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ओरिजिन का पॉइंट मतलब कि जीरो हुआ, जीरो को कहते हैं ओरिजिन, जहां से स्टार्ट होता है ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन की तरफ ये होगा, ओरिजिन से दूर नहीं होगा, स्टेट भी नहीं होगा, राइट, इसकी तरफ होगा मुड़ा हुआ। आई हैव अ क्वेश्चन मैम। यस मैम इसको अगर हम इसका कॉम्बिनेशन चेंज करके इसको कॉनकेव भी तो बना सकते हैं। कॉनकेव Yes, ma'am. देखिए जब मैम सेटिस्फेक्शन लेवल कर्व पे सेम रहती है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कॉम्बिनेशन आती है कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, कॉम्बिनेशन देखिए आपका क्वेश्चन सही है आपका। देखिए जब कॉन्केव करेंगे तो क्या होगा, कॉन्केव में यही होगा ना, क्लॉथिंग जो है आपका घटते हुए दर से नहीं होगा, तो फिर आप लिफ्ट करने की बात ही कहाँ से आई। जब आप बढ़ती हुई दर से कर रहे हैं इसका मतलब देखिए आप पहले यूनिट में 12 से 6 छोड़ा, राइट है, यानी कि 1 से 2 पर जाने के लिए फूड के लिए आपने 12 से 6 यानी कि 6 यूनिट को आपने डिफरेंस किया है क्लॉथिंग को 6 छोड़ रहे हैं, राइट। अब देखिए आप 6 से 4 पे आ रहे हैं, आपका कहना यह है कि हमने 6 किया तो अब हम 8 पे जाएं, यही कह रहे हैं ना आप। यानी क्लॉथिंग हम जो 2 यूनिट लेने के लिए फूड हम 8 यूनिट को छोड़ें, राइट। तो जब 8 यूनिट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका जो है इधर जो है कॉन्केव हो जाएगा। बट ऐसा कंज्यूमर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने एजेंसी में भी पढ़ा कि ये जब कंज्यूमर की जो प्राइसेस जो है दोनों गुड्स की सेम है और कंज्यूमर जो है मैक्सिमम यूटिलिटी लेना चाह रहा है। तो जैसे ही आप 2 प्लेट थाली के लिए दूसरी यूनिट थाली के लिए आपने 6 यूनिट छोड़ा है क्लॉथिंग को और 8 यूनिट छोड़ेंगे तो आप जैसे जैसे छोड़ेंगे आपकी क्लॉथिंग की यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, समझ गए। क्लॉथिंग जो है आपको ज्यादा प्रीसियस लगने लगेगा, उससे आपको लगेगा कि यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिल रही है। अचानक ज्यादा आप छोड़ने लगेंगे एक एडिशनल यूनिट के लिए तो ये गुड्स आपको ज्यादा महंगी लगने लगेगी, समझ गए। क्यों? क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हैं फूड की तरफ, तो जिसकी स्कार्सिटी होगी, जिसकी कमी होगी, उसकी वैल्यू जो है बढ़ने लगती है, समझ गए। इसलिए कंज्यूमर जो है क्लोथिंग को नहीं ज्यादा कर सकता है, धीरे धीरे ही एमआरएस आपका डिक्लाइन होगा। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है ऊर्ध्वोत्तर नहीं होता है, कॉन्वेक्स होता है। रीजन भी बताया है कि क्यों नहीं ऊर्ध्वोत्तर होता है। ये जैसे जैसे घटेगा इसकी यूटिलिटी जो है डिवाइस जो होगी वो बढ़ने लगेगी, समझ गए। इसलिए एक समय के बाद कंज्यूमर जो है शिफ्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, समझ गए। यानी कि अब 4 से अब 2 क्लोथिंग को 0 तो कर नहीं सकता है क्योंकि क्लोथिंग भी उसे चाहिए, समझ गए। लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। अब 2 यूनिट से नीचे वो नहीं आ सकता है, समझ गए, चाहे वो फूड कितना भी उसको सस्ता क्यों ना मिले, समझ गए। उसे क्लोथिंग भी चाहिए और उसे फूड भी चाहिए। तो जहां उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वही बोलेगा, समझ गए। बाकी आप लोगों को क्वेश्चन है ना, आप लोग लिखते जाइए, बाद में इसका आंसर करेंगे। पहले मैं फिनिश कर दूं, 1 घंटा ही समय है मेरे पास। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ, अब देखिए यहाँ पे 2 इंडिफरेंस कर्व पे दिखाया गया है, IC1 और IC2, और 2 इक्विलिब्रियम लेवल है P और Q, जहां पर एक्स एक्सिस पे आपका बनाना शो किया गया है, वाई एक्सिस पे बिस्किट, ठीक है। ये आपका एग्जांपल जो है वो डिफरेंट गुड्स का है क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल था गूगल पे, वो मैंने लिया है। तो ये बिस्किट जो है मैंने ये वाई एक्सिस पे लिया है। तो आप देखिए पहले कॉम्बिनेशन, पहले आईसी कर्व पे पी पॉइंट पे जहाँ पे पॉइंट है वहां पे आप देख रहे होंगे कि बनाना बिस्किट जो है वो ON है और बनाना जो है वो OM है, राइट। और कंज्यूमर जो है पी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। अब देख रहे होंगे कि दूसरा पॉइंट जो है वो Q पॉइंट पे जो IC2 कर्व है, इंडिफरेंस कर्व 2 है, वहां पे जो है कंज्यूमर OM बिस्किट की तो उतनी मात्रा ले रहा है लेकिन बनाना की मात्रा जो है बढ़ गई है, समझ गए। तो कंज्यूमर जो है IC2 पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन रहेगा, क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, इसलिए हायर सेटिस्फेक्शन देगा कि देखिए OM की अपेक्षा OM बनाना वो ज्यादा वहां खरीद पा रहा है, ठीक है। तो इसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पे क्या कर रहा है वो जहाँ पे ज्यादा सेटिस्फेक्शन में।
तो आप कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सैटिस्फैक्शन इन कंपैरिजन टू लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो ये की पॉइंट जो है कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है इन कंपैरिजन टू पी पॉइंट। क्लियर है? अब इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंडिफरेंस कर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से ध्यान से सुनिएगा। इंडिफरेंस कर्व जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। कि इंटरसेक्ट मतलब देखिए ए पॉइंट पे यहाँ इंटरसेक्ट किया है, तो इस पॉइंट को जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। इसके पीछे देखिए, इट इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंट यहाँ हो रहा है ए पॉइंट पे, द हायर कर्व विल गिव ए मच ऑफ as much as of the two communities as in given by the lower indifference curve। देखिए, अब हम जब IC1 पे जा रहे हैं तो अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि A और B जो है वो सिमिलर आपको सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि जब इंडिफरेंस कर्व का ये डेफिनेशन ही है कि जो IC1 पे जितने भी पॉइंट रहेंगे वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अनुसार A और B जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। करेक्ट। अब हम जाते हैं IC2 पे, तो IC2 पर भी C और A दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर को क्या करेगा, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। बट ध्यान दीजिएगा कि ये पॉइंट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जब B पॉइंट पे कंज्यूमर है, B और A को देख रहे हैं, तो यहाँ पे IC1 पे उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है जो कि IC2 पे मिल रहा है। राइट, तो IC2 पे उसका कॉम्बिनेशन चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो जब वो IC1 पे है, B और A को ले रहा है, तो यहाँ पे वो X गुड की कम मात्रा को खरीद रहा है। Y तो फिक्स है, बट X मात्रा को X की कम मात्रा को ले रहा है। और जैसे ही वो IC2 पे जा रहा है और C और A को आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, X की मात्रा जो है बढ़ जा रही है और Y की मात्रा जो है एज इट इज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पॉइंट रिलेवेंट नहीं है क्योंकि हम नहीं कह सकते कि CA यानी कि IC1 और IC2 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जाकर के चेंज हो जाएगा। राइट, ये इंडिफरेंस कर्व जो है वो दूसरा जाना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर जाना चाहिए। देखिए, पॉइंट यहाँ लिखा भी है, पॉइंट A एंड B ऑन IC1 ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जैसा आप जान रहे हैं इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक से, पॉइंट A एंड C ऑन IC2 ऑफर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, इफ A equal to B and A is equal to C, it implies that B equal to C। ठीक है, this is wrong as C is offering more of good one। ठीक है, क्यों? क्योंकि C पॉइंट पे जो है वो गुड A की मात्रा जो है ज्यादा हो जा रही है, इसलिए जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। और हायर इंडिफरेंस कर्व, इसके पहले वाले भी प्रॉपर्टीज पढ़ा हमने कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसलिए ये जो है ये जो पॉइंट जो है A पॉइंट जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व डजंट टच X एक्सिस और Y एक्सिस। हाँ, हमने पहले ही इंडिफरेंस कर्व में एजम्पशन में भी पढ़ा कि दो गुड्स हैं, दो गुड्स होना चाहिए। ठीक है, और दोनों गुड्स को जो है हम स्टडी, दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। हाँ, यानी X को हम बढ़ा रहे हैं मात्रा, तो Y को हम लीव कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं। राइट, तो ऐसे में इस वन ऑफ द बेसिक एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज दैट द कंज्यूमर परचेजेस कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज। मैंने बताया कि उसके पास दो गुड्स है और दोनों के कॉम्बिनेशन को वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ही इज नॉट सपोज टू परचेज ओनली वन कमोडिटी, और ऐसा एजम्पशन में नहीं है कि वो केवल एक ही गुड को खरीद रहा है। ठीक है, एजम्पशन नहीं था कि वो दो गुड्स परचेज कर रहा है। In that case, indifference curve will touch one axis. This violates the basic assumption of indifference curve। हाँ, अब देखिए इस ग्राफ में जब आप जाते हैं तो दो ग्राफ बना हुआ है। पहला ग्राफ देखिए जिसमें गुड एक्स एंड गुड वाई जो है, गुड एक्स जो है एक्स एक्सिस पे है, गुड वाई जो है वाई एक्सिस पे। तो ये इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। आप नहीं कह सकते कि ये रॉन्ग इंडिफरेंस कर्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ वाई को खरीद रहा है, एक्स को नहीं खरीद रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या है कि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ एक्स को खरीद रहा है, वाई को नहीं खरीद रहा है। वाई का कंजम्पशन यहाँ पे 0 है, सिर्फ एक्स को खरीद रहा है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई मात्रा हो तो हम बता सकते हैं कि इतनी मात्रा खरीद रहा है, वाई जो है फ्री है।
राइट। तो यहाँ पे आप डिनोट नहीं कर सकते हैं कि एक्स और वाई की कितनी मात्रा को खरीद रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व नहीं है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है एक्स और वाई एक्सिस को टच नहीं करता है, ठीक है। ये पांचवा जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था। अब इंडिफरेंस का मैप किससे कहते हैं, कभी कभी पूछा भी जाता है आपसे। An indifference map is a set of indifference curve. It depicts the complete picture of a consumer's preference, right? इंडिफरेंस बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को आप एक ग्राफ में डिनोट करेंगे तो ये आपका इंडिफरेंस का मैप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो गुड्स एक्स एक्सिस पे गुड 1 है और वाई एक्सिस पे गुड 2 है। आप देख रहे होंगे कि जो IC1 से IC6 पे आप मूव कर रहे हैं, तो IC1, IC2, IC3, IC4, IC5, IC6, तो ये जो डिफरेंस कर्व जो है वो IC1 पे जितने भी पॉइंट बनेंगे वो तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बताएंगे, IC2 पे भी जितने पॉइंट बनेंगे दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन को वो भी सेम लेवल। इंडिविजुअल जब आप स्टडी करेंगे तो इंडिफरेंस करके जितने भी पॉइंट बनेंगे सेम लेवल सेटिस्फेक्शन को बताएंगे। बट जब आप IC1 से IC6 तक जाएंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है आपका बढ़ते जाएगा। तो IC1 पे कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो लोवेस्ट है और IC6 पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है हाईएस्ट है, राइट। तो इसलिए ये इंडिफरेंस कर्व मैप ही शो कर रहा है कि जब हम डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को एक मैप में हम डिनोट करेंगे, एक ग्राफ में डिनोट करेंगे, तो ये इंडिफरेंस कर्व मैप के नाम से जाना जाएगा, जो कि कंज्यूमर के लेवल ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, राइट। इससे भी आपको पता चल जा रहा है इंडिफरेंस कर्व क्या है, इंडिफरेंस मैप क्या है। इंडिफरेंस कर्व में जो है सिर्फ एक ही इंडिफरेंस कर्व है जिसमें कि एक कर्व पे जो जितने भी कॉम्बिनेशन है A B C ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है, राइट। बट इंडिफरेंस कर्व में क्या है, IC लिखा हुआ है, आप इसको 1 2 3 लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। IC1 जो है हम एकदम बिलो वाला मानते हैं, IC3 जो है ऊपर वाला मानते हैं। तो जो हायर लेवल ऑफ जो IC3 है वो जो है हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा है कंपेरिजन टू IC1। तो इसमें जो है एक नहीं इंडिफरेंस कर्व है बल्कि 3 इंडिफरेंस कर्व है जो कि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के डिफरेंट लेवल को बता रहा है, राइट। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडिफरेंस कर्व का, बजट लाइन। बजट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बताया कि जब कंज्यूमर दो गुड्स को खरीदेगा तो उसकी मॉनेटरी इनकम होगी, जो मॉनेटरी इनकम है वही कंज्यूमर का बजट है, राइट। यानी कि गिवन इनकम से कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स पे कैसे खर्च करता है, कितना खर्च करता है, इसी को बजट लाइन। बजट लाइन शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ए कंज्यूमर इज एबल टू कंज्यूम गिवन ए बजट कांस्टेंट, यानी कि अपने दिए हुए इनकम से कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीदता है, ठीक है। खरीदने के लिए दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए होता है, खरीदने के लिए योग्य होता है। योग्य का मतलब कि वो दो अपने गिवन बजट से कितनी मात्रा किस गुड्स को खरीद रहा है और उतना ही इनकम है। बजट जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कि दिया हुआ, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। उसी इनकम में वो दोनों गुड्स के किस किस अमाउंट को किस कॉम्बिनेशन को खरीद रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे गुड एक्स है, वाई पे वाई गुड्स है, राइट। तो हाँ आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5 डिनोट किया गया है, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 10 तक किया गया है, राइट। अब देखिए बी पॉइंट पे देखिए एम बाई पी बाई और 5 पे देखिए एम बाई पी एक्स। एक्स का मतलब कि पी एक्स का मतलब कि गुड एक्स की प्राइस, मनी जो है एम जो है वो कांस्टेंट है। अब बी पे क्या है एम बाई पी वाई, राइट, यानी कि गुड पी की प्राइस और मनी इनकम। तो बजट लाइन इक्वेशन जो होगा पी एक्स एक्स प्लस पी वाई वाई, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू पाई, मतलब प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है वाई की और उसकी प्राइस, और कितनी एक्स की क्वांटिटी खरीद रहा है और उसकी प्राइस, दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसकी मॉनेटरी इनकम हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे 10 यूनिट जो है वाई वो खरीद रहा है और इसमें जो है वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे जो जीरो जो खरीद रहा है वो एक्स को खरीद रहा है। ऐसे ही आप पॉइंट नंबर इस पे आएंगे 9 पे आएंगे तो 1 यूनिट जो है खरीदेगा एक्स को,
और वाई की खरीदेगा इतना। तो गिवन की प्राइस, जब एक्स और वाई की प्राइसेस गिवन होगी तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कंज्यूमर का बजट लाइन होगा। ठीक है, अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होगा आपके इसमें। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमने कार्डिनल अप्रोच में बताया था कुछ शर्तें होती हैं, ऐसे ही ऑर्डिनल अप्रोच में भी 3 कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। इसमें पहला कंडीशन है एमआरएस एक्स वाई इक्वल टू रेशियो प्राइसेस, यानी पी एक्स अपॉन पी वाई। एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया था आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, यही है कि जब एक वस्तु की एक अतिरिक्त मात्रा को लेगा कंज्यूमर तो वाई कमोडिटी की मात्रा को कम करेगा, रिड्यूस करेगा, ये जो रिड्यूस होगा वो डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये जो होगा क्या होगा पी एक्स अपॉन पी वाई के रेशियो के, यानी कि एक्स की जो प्राइसेस होगी और जो वाई की प्राइसेस होगी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो होगा। इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जब बराबर होगा तभी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होगा, यदि वो ज्यादा होगा इसका मतलब कि कंज्यूमर जो है वो एक्स और वाई को, एक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है इन कंपेरिजन टू वाई। ठीक है, यदि कम होगा तो वाई को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है इन कंपेरिजन टू एक्स। ठीक है, तो उस कमोडिटी को ज्यादा खरीदेगा। अब दूसरा कंडीशन है एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल। जैसे आपने बताया कि डिफरेंस का कॉन्केव हो सकता है, उस कंडीशन में जो है आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं अटेंड कर सकते। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि एमआरएस कंटिन्यूअसली फॉल, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कंटिन्यूअसली घटती हुई दर में होना चाहिए। वाई को आप छोड़ रहे हैं तो घटती हुई दर से छोड़ रहे हैं, बढ़ती हुई दर से नहीं। ऐसे में क्या होगा, डिफरेंस का उत्तरोत्तर हो जाएगा आपका, राइट। और ये प्रिंसिपल जो है लागू नहीं होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। The second condition for consumer equilibrium is that MRS must be diminishing at the point of equilibrium. For example, the indifference curve must be convex to the origin at the point of equilibrium. Unless MRS continuously falls, the equilibrium cannot be established. Third जो है आपका ऑब्जेक्टिव है एमआरएस एज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्राइस, यानी पी एक्स अपन वाई टेंजेंट होना चाहिए। ये जो बजट लाइन, ये जो थर्ड जो है आपका जो है फर्स्ट और थर्ड जो है सिमिलर हो गया है। ये तीसरा जो है आपका जो कंडीशन है आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको, इनडिफरेंस कर्व जो है बजट लाइन को टेंजेंट हो, यानी कि टच करता हुआ हो, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। देखिए इस पॉइंट पे अब हम पहला देखते हैं कि ये जो है एमआरएस रेशियो प्राइसेस, यानी कि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है उनकी प्राइसेस के बराबर, एक अपनी पी वाई के प्राइसेस के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो घटती हुई दर से होनी चाहिए। ठीक है, एमआरएस जो है कंटिन्यूअसली जो है डिक्लाइनिंग फॉर्म में होना चाहिए। डिक्लाइनिंग का मतलब कि जैसे जैसे आप वस्तु एक्स को शिफ्ट कर रहे हैं वाई को घटाते जा रहे हैं। तो इस आप पिक्चर को आप देखिए, एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स है, वाई पे जो है कम्युनिटी वाई है। ठीक है, ये पॉइंट पे जो है कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम के कंडीशन में। ठीक है, ये पॉइंट पे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो लागू हो रहा है। तो क्योंकि आईसी कर्व जो है वो निगेटिवली स्लोप है, और दूसरा जो है इन जो बजट लाइन है, बजट लाइन का इंडिफरेंस कर्व जो है ई पॉइंट पर टेंजेंट है, यानी कि टच कर रहा है। तीसरा क्या है कि एमआरएस जो है डिक्लाइनिंग फॉर्म में, यानी निगेटिवली स्लोप है, ऊपर से नीचे बाएं की तरफ नीचे गिर रहा है, राइट। तो ये कंडीशन जो है फुलफिल होना चाहिए आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट टी व्हेन बजट लाइन ए बी जो है आपका बजट लाइन है। आपको मैंने बजट लाइन बताया था ना, ये बजट लाइन है जो स्ट्रेट होता है। ये बजट लाइन जो है आपका ये है, और ये इंडिफरेंस का एक दूसरे को टेंजेंट है, यानी कि टच कर रहा है इसी पॉइंट पे। अब देखिए क्यों इस पॉइंट पे जो है कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी की ओएम मात्रा जो है परचेज करेगा और वाई कमोडिटी की ओएम मात्रा जो है परचेज करेगा, और इक्विलिब्रियम पॉइंट टी पे रहेगा। इन केस मान लीजिए एफ और जी पॉइंट को आप टच कर लीजिए कि बजट लाइन के इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टरिस्टिक से भी पढ़े थे कि हायर इंडिफरेंस पर गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये जो इंडिफरेंस पर IC1 बनेगा वो IC2 से नीचे है,
राइट। कंज्यूमर के बजट में तो है, बट ये जो है वो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है दो कमोडिटी को खरीदने से जितना कि IC2 पे दे रहा था, राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कंज्यूमर IC1 पे है, तो यहाँ पे जी की मात्रा जो है वो ज्यादा खरीद रहा है, जी की जो है वो मात्रा जो है नीचे आ गया है, और वाई की मात्रा जो है आपका ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फाई नहीं दे रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। अब IC3 पे आप जब जा रहे हैं, तो IC3 पे क्या है, ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को तो डिनोट कर रहा है, ठीक है। वो IC2 से ऊपर है, लेकिन कंज्यूमर के बजट लाइन से बाहर है, कंज्यूमर का वहां बजट ही नहीं। तो हमने ये भी पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक, मंथली इनकम जो है कंज्यूमर की कांस्टेंट है, उसको बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है, इसलिए IC3 पॉइंट पे कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं हो सकता है, करेक्ट। तो एक पॉइंट जो है जो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बता रहा है। थैंक यू, आज का लेक्चर यहाँ एंड हुआ। अब आप क्वेश्चन मल्टीपल कर सकते हैं जो भी आपको पूछना है। मैम, जैसे कपड़ा का दुकान है और एक किराना स्टोर है, किराना स्टोर में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लेकिन कपड़ा दुकान में ज्यादा मिल रहा है, तो धीरे धीरे दुकानदार जो है कपड़ा दुकान में शिफ्ट हो जाएगा, उस वक्त तो कॉन्वेक्स नहीं बन जाएगा डिफरेंस कर। क्या आपने बोला कपड़े की दुकान से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और दूसरा किराना स्टोर है तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा जितना कपड़ा दुकान के तुलना में, तो फिर दुकानदार जो होगा वो कपड़ा दुकान में शिफ्ट हो जाएगा ना, उस वक्त तो कॉन्केव हो जाएगा ना इंडिफरेंस कर। देखिए, कॉन्केव का अप्रोच यही होता है, कॉन्केव जब आप कह रहे हैं कि इंडिफरेंस पर कॉन्केव हो जाएगा, जब कॉन्केव होगा तो जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है घटती हुई दर से नहीं होगी, बढ़ती हुई दर से होगी। मान लीजिए दुकानदार सिर्फ नहीं करेगा, हम यहाँ पर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर की बात करते हैं, जैसे हम और आप कंज्यूमर हुए, हमें जो है मान लीजिए राशन की दुकान से जो फूड आइटम ज्यादा खरीदना है या फिर हमें कपड़े खरीदना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम आपका एग्जांपल दे रहे हैं, आप दो चीजें आपके सामने ऑप्शन है, दो गुड्स आप ले रही हैं, आप मार्केट में जाकर के आप किराने की दुकान से जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रहा है कि हम किराने पे इतना पैसा खर्च कर सकते हैं और कपड़े पे जाकर इतना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कपड़े पे ज्यादा खर्च करना चाहती हैं, आपका प्रेफरेंस है, तो आप क्या करेंगी, आपका मनी इनकम तो कांस्टेंट है, तो ऐसे में क्या करेंगी, आप कपड़े की इनकम को, ये किराने की इनकम को शिफ्ट करेंगी कपड़े पे। जो किराने की इनकम को आप जैसे जैसे कम करेंगी, आपको लगेगा कि किराने का जो हम कम कर रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि जिस चीज की प्राइसेस होती है, जो चीज कम होते जाता है उसकी यूटिलिटी और बढ़ती जाती है, ठीक है। तो जो बढ़ेगी तो आप उसको और ज्यादा नहीं आप कम करेंगे, बल्कि धीरे धीरे उसको कम करेंगे। पहले हो सकता है कि आप 500 रुपया जो है फूड में से हटा करके कपड़े पर लगा दी, दूसरी बार ऐसा नहीं कि आपने फूड से 1000 रुपया हटा दिया, आपको फूड भी तो चाहिए, क्यों, क्योंकि आपके कॉम्बिनेशन में है वो, आपको फूड जो है एकदम कम नहीं कर सकती है कपड़े के लिए, ठीक है। तो उसकी घटती दर से आप 5 रुपए की कम की है, तो फिर आप उसको 300 करेंगी, फिर 200 करेंगी। एक समय के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप कपड़े पे जीरो खर्च, सॉरी किराने पे कम जीरो खर्च करेंगी और पूरा का पूरा जो है वो आप कपड़े पे खर्च करेंगी। ये ऐसा करेगी तो फिर आपका इंडिफरेंस कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको दोनों ही कॉम्बिनेशन खरीदना है, दोनों ही गुड्स खरीदना है, ठीक है। हाँ Ma'am, in the law of demand says that when the price will increase, the demand will subsequently decrease. But ma'am, it is not it contradictory, because if we take the case of Giffen goods and Veblen goods, when its price will increase, its demand will also increase. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए गिफिन गुड्स क्या होती है, देखिए इन जो डिमांड का जो सिंपली बता रहा है कि जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइसेस घटती है, आप क्या करते हैं, उसका डिमांड जो है बढ़ा देते हैं। यही होता है ना, क्योंकि कंज्यूमर रेशनल होता है, चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है खरीद लें। तो जैसे प्राइसेस बढ़े कम होगा, आप क्या करेंगे, कमोडिटी की डिमांड करेंगे। तो ये आपका प्रोपोर्शनल जस्ट जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप को बता रहा है, ठीक है। बट
गिफिन गुड्स क्या होता है? गिफिन गुड्स एक तरीके से इसे गिफिन इकोनॉमिस्ट रहते हैं, उन्होंने इसको इस कॉन्सेप्ट को दिया था गिफिन गुड्स का, इसलिए इसे गिफिन गुड्स के नाम से जाना भी जाता है। तो गिफिन ने यही बताया था, गिफिन एक तरीके घटिया किस्म की गुड्स होती है, ठीक है, लोअर कैटेगरी की, ठीक है। तो जैसे लोअर कैटेगरी की गुड्स, जैसे लोअर कैटेगरी की गुड्स की प्राइसेस जब घटती है तो आप क्या करते हैं, आप यही चाहेंगे कि उसकी और अधिक जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो क्या करेगा, वो लोअर गुड्स की और मात्रा खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी फैमिली में इनकम बढ़ती है, तो इनकम बढ़ने से वो क्या करेगा, उसकी मात्रा जो है वो, और पहले वो मान लीजिए कि वो पहले जो है वो एक हम घटिया किस्म का एग्जांपल देते हैं, आटा ये मान लीजिए आप ब्रेड का ही मान लीजिए, या फिर चावल का मान लीजिए, आटे के मान लीजिए, रोटी के मान लीजिए, ठीक है, किसी भी गुड्स की वो डिमांड कर रहा है, तो पहले से इसकी मात्रा ज्यादा वो खरीदेगा, उसकी प्राइसेस घटने पर वो चाहेगा। इंफीरियर गुड्स हो गया ना। हाँ, तो इंफीरियर गिफिन गुड्स एक तरीके की इंफीरियर घटिया किस्म की वस्तु होती है। तो कंज्यूमर चाहेगा कि उसकी इनकम जब बढ़ गई तो उसकी मात्रा को और अधिक मात्रा में खरीद ले, क्योंकि उसकी प्राइसेस घट गई है। समझ गए? कंज्यूमर की ये टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे जो है वो गिफिन गुड्स के कंडीशन में जो है वो ये नियम लागू नहीं होगा कि उसकी प्राइसेस घट रही है तो कंज्यूमर जो है उसकी डिमांड को कम कर देगा। ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर जो है वो चाहता है कि अपनी मनी इनकम को जो है वो और ज्यादा उसी पे एलोकेट करे और ज्यादा से ज्यादा सामान अपने घर में ला करके अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हम सेटिस्फाई करें। क्यों? क्योंकि एक समय था कि कंज्यूमर की इनकम इतनी नहीं थी तो गुड्स को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खरीद पा रहा था, ठीक है, और वो सस्ती हो रही है इसलिए इसका एडवांटेज ले रहा है, राइट। तो इस तरीके की एक जो गिफिन गुड्स होती है वो घटिया किस्म की वस्तु होती है जहां पर कि लॉ ऑफ डिमांड जो है लागू नहीं होता है। तो आप देख रहे होंगे जो इन आपके लॉ ऑफ डिमांड कर्व जो आप बनाते हैं तो उसमें लॉ ऑफ डिमांड कर्व में क्या होता है, डिमांड कर्व आपका निगेटिवली स्लोप होता है, राइट, जो कि दाएं से बाएं नीचे गिरता हुआ है। गिफिन गुड्स में ऐसा नहीं होता। गिफिन गुड्स में क्या होगा, ये डिमांड कर्व जो आता है आपका नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर के ये प्राइसेस घटती जाती है, कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड जो है बढ़ाते जाएगा, राइट। इसलिए इंफीरियर गुड्स में गिफिन गुड्स एक तरीके की इंफीरियर गुड्स होती है जिसमें प्राइसेस घटने पे कंज्यूमर उसकी डिमांड को और बढ़ाते जाता है। इट डजंट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। मैम आईफोन भी ना एग्जांपल है गिफिन गुड्स की। क्या? जैसे आईफोन का हम एग्जांपल ले तो व्हेन इट्स प्राइस विल इंक्रीज, जो ज्यादा इलाइट मतलब क्लास के लोग हैं वो उसको प्रीफर करेंगे क्योंकि वो एक्सक्लूसिवली उन्हीं को अवेलेबल है। देखिए, एक तो आईफोन आपकी गिफिन गुड्स हो नहीं सकती है। देखिए गिफिन गुड्स क्या होती है, जैसे डिपेंड करता है लोगों पे, ठीक है। बहुत रईस लोग हैं उनके लिए तो हो ही सकती है इंफीरियर गुड्स, राइट। क्यों? क्योंकि उनका जो है डिमांड जो है हो सकता है, वो सोच रहे हैं गिफिन गुड्स, जैसे आपने कह रहा कि डिपेंड अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। वैसे मेरे लिए आईफोन जो है इंफीरियर गुड्स नहीं हो सकते, हम उसको इंफीरियर नहीं मान सकते। उसकी प्राइसेस कितनी भी घटेगी, इतनी नहीं घट जाएगी कि हम उसको 100 यूनिट खरीद सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम बहुत बड़े लोगों का एग्जांपल दे रहे हैं तो आईफोन की अपेक्षा उनके लिए और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हो सकता है, ऐसे ब्रांड हो सकता है जो कि ज्यादा अच्छा होता है। तो हो सकता है उनके लिए इंफीरियर गुड्स हो, लेकिन इंफीरियर गुड्स होने के बावजूद भी उसकी प्राइसेस घटेगी तो कंज्यूमर क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। क्योंकि वो प्राइसेस कितना भी कम था उसकी उतनी कम नहीं हो सकती है और वो ज्यादा से ज्यादा जो है अमाउंट जो है अपने पास खरीदेंगे। हो सकता है कि उनके पास मेंबर्स ज्यादा हो या फिर वो स्टोर करना चाहते हो, वो बस प्राइसेस कम होने का उसका बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो है हम गलत एग्जांपल नहीं देंगे गिफिन गुड्स का, ये आपका क्वेश्चन है इसलिए मैंने बताया। गिफिन गुड्स नहीं हो सकता है आईफोन। गिफिन गुड्स एक तरीके की नेसेसरी गुड्स होती है और इंफीरियर जब हम आप कह रहे हैं तो डेट नेचुरल है कि कंपेयर आप कर रहे हैं,
ठीक है। कंपेयर मतलब कि आप जैसे आज मैं रिफाइंड खा रही हूँ, ठीक है, और कल के दिन हम जो है देसी घी खा रहे हैं, ठीक है, तभी भी जब हम इंफीरियर गुड्स यहाँ पे आपकी रिफाइंड होगा, क्यों? क्योंकि इसके प्राइसेस घटने के बाद भी हम चाहेंगे कि पहले हम कम खाते थे, अब हम उसको जो है ज्यादा से ज्यादा आप करें। हम हो सकता है महीने में एक बार पूरी बनाते थे, अब हो सकता है महीने में 3-4 बार पूरी बनाना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइसेस जो है घट गई है। तो और घी की अपेक्षा इंफीरियर गुड्स है रिफाइंड आज भी, राइट? तो हम एक तरीके से इंफीरियर गुड्स ऐसे दो वस्तुओं में कंपैरिजन करते हैं, तभी हम कहेंगे कि इंफीरियर है और ये सुपीरियर है। तो गिफिन गुड्स भी एक तरीके की इंफीरियर गुड्स होती है। Ma'am, both Giffen goods and Veblen goods are upward sloping curve, I think. हाँ, दोनों सेम है या मतलब डिफरेंट है? देखिए गिफिन गुड्स मुझे पता है, अब वेबलेन जो आप बता रहे हैं मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके बारे में अभी नहीं बता सकती। मैम इस इंडिफरेंस का इज ऑल अबाउट कि कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना, लेकिन हर कंज्यूमर का बिहेवियर अपना अलग अलग होता है, तो सबको सेम थ्योरी में कैसे ला सकते हैं? जैसा जो एग्जांपल दिया गिफिन गुड्स, और भी हो सकते हैं वैल्यू स्टेटस गुड्स, और बहुत सारे कंज्यूमर तो अवेयर भी नहीं रहते हैं कि कितने दाम में कौन सा सामान मिलेगा, तो फिर सारे कंज्यूमर को एक ही इंडिफरेंस का वाले थ्योरी में लाना ठीक रहेगा? देखिए आप वही कहते हैं ना कि कोई भी थ्योरी दी जा रही है तो उसको फिर क्रिटिसाइज किया जाता है। इंडिफरेंस कर्व को भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है, बाद में रिवील प्रेफरेंस थ्योरी आया है जिसे सैमुअल्सन ने दिया है, ठीक है। सैमुअल्सन ने कहा है कि कंज्यूमर जो है उदासीन नहीं रहता है दो कॉम्बिनेशन के बीच, बल्कि वो जो है क्या होता है रिवील्ड प्रेफरेंस, अपने प्रेफरेंस को जो है रिवील्ड करता है कि कौन सा जो है वो कॉम्बिनेशन उसे ज्यादा सूट करता है, राइट। और आप जो कह रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग आते हैं, सबकी डिमांड्स अलग, तो वही तो मैंने बताया इस थ्योरी में, कंज्यूमर जो है वो अलग अलग बास्केट को अपने चॉइस के अनुसार जो है वो चूज करेंगे, ठीक है। बट वो जो कॉम्बिनेशन चूज करेंगे वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को आपको दिया गया है 10 कॉम्बिनेशन, तो उसमें से आप जो किसको आप फर्स्ट रैंक देंगे, किसको आप पहले खरीदना चाहेंगे, ये आप अलग अलग कंज्यूमर के लिए अलग अलग होगा। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि थ्योरी बता रही है कि सब कंज्यूमर के लिए जो है इंडिफरेंस कर्व एक ही है, ऐसा कुछ नहीं। इंडिफरेंस कर्व बस बता रहा है कि हम सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहे हैं। कंज्यूमर को जो चाहे वो कॉम्बिनेशन को पहला, आपके लिए प्रेफरेंस दूसरा हो सकता है, ठीक है, और दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट मजे से मान लीजिए आप ही लोग जो है अभी 24 दिखा रहा, हम लोग को छोड़ करके हो सकता है 20 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रेफरेंस हो सकता है कॉम्बिनेशन का। किसी को पहला हो सकता है पसंद, हो सकता है कि इसमें से 5 लोगों को पहला कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा लग रहा, हो सकता है इसमें से 3 लोगों को दूसरा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा। तो यहाँ पे क्या है, हर स्टूडेंट्स का अलग अलग कंजम्पशन पैटर्न है, उनकी चॉइसेस अलग है, ठीक है, तो ये डिफरेंट है। हाँ जी, मैम कंज्यूमर तो 2 गुड से ज्यादा भी तो चॉइस कर सकते हैं ना, उसमें इंडिफरेंस का कैसे होगा? देखिए इसमें एजम्पशन है कि केवल 2 ही गुड होना चाहिए, ठीक है। 2 ही गुड इसलिए है क्योंकि एक की प्राइसेस घट रही है तभी कंज्यूमर, हमने बताया था ना कि जो कार्डिनल अप्रोच पढ़े थे उसमें यही लिमिटेशन था कि उसमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को यानी प्रतिस्थापन प्रभाव को नहीं बताया गया था। प्रतिस्थापन मतलब एक गुड को छोड़कर दूसरे गुड को आप क्यों प्रतिस्थापित करेंगे, रीजन यही है कि उसकी प्राइसेस हो सकता है कम हो गया हो, इस वजह से जो है हम एक्स को नहीं खरीदेंगे, हम वाई को प्रेफरेंस देंगे, राइट। कंज्यूमर जो अलग अलग है वो चाहता है, लेकिन हो सकता है कि बहुत लोगों की प्राइसेस जो है कंज्यूमर जो है उसको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्रतिस्थापित जो है वो कम मात्रा में कर रहा, राइट। बट यहाँ पे प्रतिस्थापन है क्योंकि कंज्यूमर रेशनल है, वो कम से कम एक्सपेंडिचर करके वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी जो है मैक्सिमाइज करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही गुड्स को हम लोग जो है दिखा सकते हैं। एनी क्वेश्चन? मैम कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, मतलब 3, 4, 5 कॉम्बिनेशन, 6 कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है? जितना चाहिए आप कॉम्बिनेशन बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में जो है 2-3 पॉइंट दिखा रहे हैं, आप 10 पॉइंट दिखा दीजिए ना, कॉम्बिनेशन जो आपका चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप ये तो आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है ना कि आपका प्रेफरेंस क्या है। और गुड्स भी हम लोग जितना चाहे नहीं, गुड्स नहीं बढ़ा सकते, गुड्स 2 ही रहेगा आपका, और गुड्स की अमाउंट बढ़ा सकते हैं, गुड्स का कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल आप चेंज कर सकते हैं, आपकी जैसे कि मैंने अभी फूड का बताया और
क्लोथिंग का बताया, एप्पल का बताया, बनाना का बताया, जो भी आपका पिज्जा बर्गर जो भी आप लेना चाह रहे हैं गुड्स, आपकी 2 गुड्स होगी और आपका प्रेफरेंस जो होगा दोनों गुड्स की क्वांटिटी की होगी कि किस गुड्स की कितनी क्वांटिटी कर रहे हैं और किस गुड्स पे आप कितना बजट एलोकेट कर रहे हैं। यानी कि आपके पास 5,000 रुपए हैं, आपको 2 गुड्स पे खरीदना है तो किसको कितना दे रहे हैं, कितना अमाउंट खरीद रहे हैं, राइट, ये आपके ऊपर है। मैम वेवलेंथ गुड्स में सारे लग्जरियस जितने सारे गुड्स है वो सभी आ जाएंगे ना किसमें? वेवलेंथ गुड्स में? प्लीज वेवलेंथ गुड्स मुझे देखना पड़ेगा, मैं उसको नहीं बता सकती अभी, गलत नहीं बताऊं। वेवलेंथ गुड्स में जितने भी सारे लग्जरियस होते हैं सभी हो जाते हैं, जैसे क्योंकि कंज्यूमर के पास एक्सपेक्टेड राइजेज इन फ्यूचर प्राइस होता है तो कंज्यूमर वो फुलफिल होता है इजी वे में हायर प्राइस को फुलफिल करना, बट लिमिटेड डिमांड होने के बाद भी। अच्छा, हो सकता है आप सही कह रहे हैं। कंक्लूड किया जाए मैडम, क्योंकि नवीन सर भी जुड़ Thank you, चुके ma'am. हैं और हाँ, ओके ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू मैम। बहुत बहुत आभार ओके, मैडम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नवीन सर अपना वीडियो और माइक ऑन करेंगे। हेलो नवीन सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? माइक अनम्यूट कीजिए सर। नवीन सर माइक ऑन कीजिए। जी आप बोला जाए सर। आ रही है आवाज सर। आज का लेक्चर 2 पार्ट में होगा। पहले फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसके बाद हम लोग मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एग्रीकल्चर इंडस्ट्री किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद डिस्कस किया था हमने एग्रो इंडस्ट्रीज, उसके बाद फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और उसी में मेगा फूड पार्क था। तो इनफैक्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी एस्टैब्लिश्ड है इंडिया में, अलग से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि अभी तक क्या क्या अचीवमेंट है, क्या क्या डेटा हमारे पास है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है enhance farmers income with better utilization and value addition of agriculture produce। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? जैसे अभी आम का सीजन है और मान लीजिए 50 रुपए के लिए आम लगता है, और अगर उसको हम प्रोसेस करके माला या फ्रूटी बनाते हैं तो उसको किलोग्राम का वैल्यू हो सकता है, उससे 4 लीटर उसको फ्रूट जूस बनाया जा सकता है। तो ये वैल्यू एडिशन है, मतलब 50 रुपीज के आम से हो सकता है 200 रुपये का हम मैंगो जूस तैयार कर लें, तो वो 150 वैल्यू एडिशन है इसका। इसी तरीके से जैसे आलू का लेस
जो आलू चिप्स बिकता है मार्केट में, इससे लेस का पैकेट हम लोग देखते हैं तो कितना रहता है उसमें, हार्डली 1-2 आलू का आलू चिप्स नहीं होता है, उसका प्राइस कितना होता है मार्केट में? तो मुश्किल से 10 रुपये आलू का हम लोग 50 रुपये 60 रुपये वो पैकेट में पे करते हैं, जो उसका चिप्स रहता है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, इनहांस फार्मर्स इनकम बाय बेटर यूटिलाइजेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड है, we had invested at all stage in food processing chain by the development of infrastructure for storage, transportation and processing of agro-food produce. जैसे हम लोग कभी-कभी देखते हैं जो अगर कोई चीज का ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है सफिशिएंट तो किसान लोग कभी-कभी जैसे डंप कर देते हैं चीजों को, कभी-कभी आलू को डंप कर देते हैं, कभी-कभी टमाटर को डंप कर देते हैं। उसके लिए सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, सफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे रूरल एरिया से मार्केट में कोई भी फूड या वेजिटेबल लाने के लिए या फ्रूट लाने के लिए प्रॉपर रोड होना चाहिए। अगर नहीं प्रॉपर रोड होगा तो पता चला जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है वो खेत में ही सड़ गया, चाहे बहुत सारा स्पॉइल हो जाएगा। And introduce a modern technology into the food processing industry from both domestic and external sources. मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करना और बोथ डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर से भी एंड एक्सटर्नल सोर्सेस मतलब देश के बाहर से भी, मतलब अगर जरूरत पड़ा तो देश के बाहर से भी मॉडर्न मशीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जा सकता है। फोर्थ है encourage R&D in food processing for product and process development and improved packaging. Provide policy support and support of creation infrastructure, capacity expansion, upgradation and other supportive measures from the growth of sectors. Sixth है promote export of processed food products. इसका हम लोग डेटा देखेंगे, खासकर सिक्स्थ पॉइंट का। इंडिया जो फूड एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है प्रोसेस्ड फूड का, मतलब बहुत अच्छा खासा सिग्निफिकेंट अमाउंट है प्रोसेस्ड फूड का इंडिया में फूड एक्सपोर्ट कर रहा है। अब हम लोग कुछ डेटा देखेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। यह ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एट करंट प्राइसेस। इन फैक्ट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस का ही दूसरा नाम है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइस या मार्केट प्राइस, दोनों एक ही चीज होता है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड इस टर्म को हम लोग जीडीपी समझेंगे। तो जीडीपी में दोनों चीजें हैं यहाँ पे। जीडीपी में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का कितना शेयर है या कितना वो जीडीपी का पार्ट जनरेट करती है, ये डेटा हमारे पास है। और ये डाटा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साइट से ही लिया है और यहाँ पे बहुत सारा डेटा अवेलेबल है, उसी साइट से मैंने डेटा लिया है। इसमें है ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑल इंडिया, मतलब ये 2012-13 से 2018-19 तक का डेटा है हमारे पास। तो यहाँ देखते हैं मतलब इंडिया मतलब पूरा इंडिया का जीडीपी है 2018-19 का 171 लाख करोड़। उसमें ये जो फोर्थ पॉइंट है ग्रॉस वैल्यू एडेड एफपीआई मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है कितना मतलब उसमें कितना ग्रॉस वैल्यू एडेड हुआ है, मतलब कितना का ये जनरेट किया है, मतलब जीडीपी ये कितना का जनरेट किया है, जीडीपी में इसका क्या हिस्सा है। तो ये 2.63 2.63 लाख करोड़ का जीडीपी ये जनरेट किया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। टोटल जीडीपी है 171 लाख करोड़ 2018-19 का,
और जिसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है 2.63 लाख करोड़। और एक चीज और देखते हैं, जैसे 2012-13 में 1.41 लाख करोड़ था, फिर 13-14 में 1.5, ये इंक्रीजिंग है। मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो जीडीपी जनरेट कर रही है वो इंक्रीजिंग है, मतलब जीडीपी में जो हिस्सा वो जनरेट कर रही है हर ईयर देखते हैं वो सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज कर रहा है। ये तो था 24 रुपये के टर्म में, अब देखते हैं परसेंटेज टर्म में कितना ग्रो कर रही है। दो 2012 के दिन इसका नेगेटिव ग्रोथ था, 13-14 में देखिए 6.38% है, ये 8 पॉइंट। 2014-15 में 4% है, 15-16 में 17% का ग्रोथ है, 16-17 में 22% का है। मतलब ईयर वाइज देखते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा ग्रोथ है, बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। अब ये देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में कितना हिस्सा है इसका, मतलब फूड प्रोसेसिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का शेयर है 9.5%। और एक सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का शेयर है 9.5%। अब सेकेंड आते हैं, इसमें हम देखते हैं एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स इंडस्ट्री वाइज। मतलब इंडिया में इंडस्ट्री वाइज मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का कितना, मतलब कितना इंडस्ट्री है, जिसे इंडस्ट्री वाइज जैसे प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट, मतलब ये एक इंडस्ट्री का टाइप है, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट। तो इस तरीके से लगभग 18 टाइप का इंडस्ट्री है और देखते हैं कि किसमें कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, किस इंडस्ट्री का कितना यूनिट है। प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ मीट, मीट प्रिजर्वेशन के लिए ये 2008 का डेटा है, 8-9 में 90 था, 17-18 में 180 है। मतलब अगर वो 8-9 से कंपेयर करें तो 10 साल में लगभग डबल हो गया है। मतलब प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग मीट का जो भी प्रोसेसिंग मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसका संख्या 10 साल में लगभग डबल हो गया। सेकेंड है प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फिश एंड मतलब फिश और कुछ और नाम है उससे रिलेटेड चीज है। इसका 2008 में 352 यूनिट था, मतलब 352 हम ये बोल सकते हैं फैक्ट्री था या जो बोलिए, 332 था, 352 और 2017-18 में 538 हो गया। थर्ड में प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, और जैसे फ्रूट्स को प्रिजर्व करना और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करना। जैसे कुछ कुछ वेजिटेबल्स हम लोग लंबे समय के बाद भी खाते हैं उसको, तो जैसे मटर का जो पैकेट वाला पैकेज करके मिलता है उसको हम लोग बहुत बाद में भी खाते हैं। और फ्रूट का प्रिजर्वेशन हो गया, जो फ्रूट का जो पल्प होता है उसको प्रिजर्व करके हम लोग उसका जैसे टोमेटो से सॉस, एप्पल से एप्पल का जूस, मैंगो से फ्रूटी, समय से सब, और भी बहुत सारे से लीची का भी बनाया जाता है, लीची का भी जूस मार्केट में मिल जाएगा। तो ये सब प्रोसेस्ड फूड है। तो आलू का चिप्स, मतलब ये सब चिप्स प्रोसेस्ड फूड है। 2008 में 7 समय उसका फैक्ट्री था, सेंटर था,
2017-18 में 12 से 56 हो गया। तो ऑलमोस्ट हम लोग देख रहे हैं कि किसी का 80% ग्रो कर रहा है, कोई एकदम डबल हो रहा है। मैन्युफैक्चर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध से हम लोग बहुत सारी चीजें तैयार करते हैं, स्वीट्स तैयार होता है, पनीर तैयार होता है, और भी डेयरी का बहुत सारा प्रोडक्ट्स है। उसके 1100 प्रोसेसिंग सेंटर थे पहले, और अभी 2017-18 में जो डेटा है उसमें 2000, इसलिए भी लगभग डबल हुआ है 10 साल में। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो ये लगभग 18 टाइप का फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इंडिया में है। और अगर हम लोग टोटल देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्ट्री होगी 27,220 था 2007-8 में, 2008 में, और 2017-18 में है ये 40,000। ये डेटा इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्री का है, और डेटा ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेस इंडस्ट्री के साइट पे है ये। इसके बाद आते हैं इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। इंडिया का फूड एक्सपोर्ट का डेटा इनफैक्ट 2012-13 से और 2019-20 तक कंप्लीट डेटा है, 2020-21 में सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक का डेटा है। तो जहाँ पे देखिए किस किस चीज का एक्सपोर्ट हो रहा है यहाँ पे। मीट एंड एडिबल मीट, ये है आपको 2012 में 32 से 86, सारा डेटा $1 मिलियन में है। यहाँ पे वैल्यू इन US $1 मिलियन, 32 से 86 $1 मिलियन यहाँ पे है। यहाँ पे है 1700 तक। अगर 19-20 का कंप्लीट डेटा है हमारे पास, ये 3300 करोड़ है वहाँ पे। तो अगर हम सभी का देखें तो हम देख रहे हैं सबका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है। फिश रिलेटेड प्रोडक्ट 3322 $1 मिलियन था, और 19-20 में हो गया है ये 6159 $1 मिलियन। एडिबल ऑयल 1037, 1095, कॉफी, टी, मेटेनेंट। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे 19 रिलेटेड इंडस्ट्री है, और ये 19-20 का जो हम लोग डेटा देख रहे हैं टोटल कितना एक्सपोर्ट हुआ है, तो ये $32,731 $मिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है। इसमें से मेजर पोर्शन अगर हम लोग सेरेल्स को हटा दें, सेरेल्स मतलब जो हम लोग सीधा अनाज होता है, तो मैक्सिमम पोर्शन इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है। फूड एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का है इंडिया में। ये है किस स्टेट में कितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, इसका डेटा है। आर्टिकल में है, देखते हैं किस स्टेट में सबसे ज्यादा। इसमें हमारे पास नंबर ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का डेटा है, कितना परसेंटेज फैक्ट्रीज है, और बहुत सारा अभी फिलहाल हम लोग 3-4 पे फोकस करेंगे। कितना नंबर ऑफ फैक्ट्री है, शेयर ऑफ फैक्ट्रीज। इसके बाद देखेंगे कितना लोग एम्प्लॉय हो रहा है यहाँ पे, और फूड ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना का हो रहा है। तो ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज देखते हैं किस स्टेट में है।
सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम लोग देखा आंध्र प्रदेश में है 5789। मतलब देश में जितना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है उसका लगभग 14.4% इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एक ऐड है साइकिल 1.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा नेचुरल है। फैक्टर्स भी तो है ना सर उसमें? नेचुरल फैक्टर मीन्स मतलब सर जैसे जो स्टेट का लोकेशन जो है सी से नजदीक है, जिसमें सी है वहां पे जो अब ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बहुत चीज है पढ़ाने के लिए, तो बीच में बोलेंगे तो मतलब छूट जाएगा बहुत, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये तो है ही, हर स्टेट को अपना अपना एडवांटेज है नेचुरल रिसोर्सेज का, सी कोस्ट का, और भी कुछ चीजें हैं, बेटर ट्रांसपोर्टेशन का, ये सब एडवांटेज है कुछ स्टेट को बहुत पहले से। इसी तरीके से देखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड काफी जनरेट किया हुआ है। सेकेंड पोजीशन को देखते हैं कौन सा स्टेट है। सेकेंड पे तमिलनाडु 12.3% है, मतलब टोटल यूनिट्स है यहाँ पे लगभग 4952। तो सारा डेटा मतलब डेटा आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे मैं भी शेयर कर सकता हूँ क्योंकि पब्लिक डोमेन में डेटा शेयर किया जा सकता है। तो बाकी इंडिविजुअल सारा कंपेरिजन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट स्टेट में हमने देखा आंध्रा का सबसे ज्यादा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट, फिर हमने देखा तमिलनाडु का है, उसके बाद कम से कम 5 हम लोग देखते हैं टॉप 5 में कौन कौन है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में 5.8 मतलब 2300 समथिंग कर्नाटका में है। महाराष्ट्र में 2700 है 6.9%। और एक तेलंगाना है टॉप 5 में 9 पॉइंट मतलब लगभग 4000 यूनिट तेलंगाना में। अब हम लोग देखते हैं जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कितना FDI आ रहा है, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का इंडिया में काफी अच्छा फ्यूचर है। पूरा वर्ल्ड का वेजिटेबल और फ्रूट जो प्रोडक्शन होता है इंडिया सेकेंड नंबर पे है। तो लेकिन सिर्फ 2% ही वेजिटेबल और फूड का यहाँ पे हम लोग प्रोसेस कर पाते हैं। अगर इसको अच्छा से प्रोसेस करें तो ये इनकम का बहुत ही बड़ा सोर्स है। और तो इसके लिए हमको जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो 2000 हमारे पास 19-20 तक का कंप्लीट डेटा है, 2019-20 तक का, यहाँ से 20-21 से सेप्टेम्बर तक का डेटा। तो हम लोग देख रहे हैं सारा डेटा US मिलियन डॉलर में है। डेटा का यूनिट क्या है, तो लगभग $10,000 मिलियन का FDI है। अब देखते हैं ये चीज क्या है, FPI यूनिट्स इन MSME सेक्टर, मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, और MSME का मीनिंग होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स मतलब MSME सेक्टर में कितना फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स। इसके बाद हम लोग MSME सेक्टर पढ़ेंगे, देखेंगे MSME का जिक्र आया है तो मैंने सोचा MSME डिस्कस करेंगे। तो MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसमें FPI फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कितना है ये डेटा हमारे पास है। तो अभी हम लोग इसके बाद MSME पर ही जाएंगे, MSME पढ़ेंगे। अब देखिए ये मल्टी इंटरप्राइज मतलब 2.23 लाख ये डेटा है हमारा, यहाँ लाख मतलब रजिस्टर्ड यूनिट है 2.23 लाख। मतलब फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए इंटरचेंज यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज 2.23 लाख रजिस्टर्ड है और लगभग 23 लाख अनरजिस्टर्ड है।
टोटल है 25 लाख, मतलब इस सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में। एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट किया है, ये रजिस्टर्ड यूनिट में 14 लाख है, अनरजिस्टर्ड यूनिट में 48 लाख है। टोटल 62 लाख, तो लगभग 63 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। इसके बाद ये देखते हैं, आउटपुट देखते हैं, ग्रॉस आउटपुट कितना है। तो ग्रॉस आउटपुट है, अगर पूरा देखें तो ये डेटा करोड़ में है, आउटपुट का जो डेटा है वो करोड़ में। तो ये है 1,24,893 करोड़। तो सॉरी, ये ग्रॉस आउटपुट मतलब 1,88,000 करोड़ का आउटपुट है। यहाँ पे एक चीज हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, और ग्रॉस इनपुट है 1,24,000 करोड़। इसको हम मोटा मोटी इस तरीके से समझेंगे, जो आउटपुट इतना का है और ये कॉस्ट है। 1,24,000 करोड़ जो है ग्रॉस इनपुट, ये 0.6 नंबर 6 जो है ये इनफैक्ट कॉस्ट है। मतलब 1,88,000 करोड़ का प्रोडक्शन करने के लिए हमें कितना कॉस्ट लगा, तो ये कॉस्ट है 1,24,000 करोड़। और ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब इनपुट हमने इतना रखा था 1,24,000 करोड़ का, और आउटपुट जनरेट किया 1,88,000 करोड़ का। तो वैल्यू एडिशन इसमें है 63,000 करोड़ का। मतलब इतना का ये जनरेट कर रहा है वैल्यू, मतलब इतना 63,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया है इसमें, मतलब नेट प्रोडक्शन हम लोग बोल सकते हैं इसको। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एमएसएमई। कहते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज क्या है। माइक्रो इंटरप्राइज जो है, माइक्रो इंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब जो भी माइक्रो इंडस्ट्री में क्या है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, कैपिटल को इन्वेस्टमेंट या प्लांट मशीनरी दोनों मिला के जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। और टर्नओवर का मूल्य सेल्स, तो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करना चाहिए, और टर्नओवर 5 करोड़ से, यानी सेल्स जो है ग्रॉस सेल्स वो 5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये माइक्रो इंडस्ट्री का डेफिनेशन है। अब आता है स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल इंटरप्राइजेस। स्मॉल इंडस्ट्री बोलते हैं where the investment in plant and machinery or equipment does not exceed 10 crore। यहाँ पे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है प्लांट और मशीनरी पे 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपए, और ग्रॉस सेल जो है 50 करोड़ से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो वो इंडस्ट्री सब आता है स्मॉल इंडस्ट्री में। मीडियम इंटरप्राइज अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में
50 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए और ग्रॉस सेल जो है 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एमएसएमई में और एमएसएमई का ये डेफिनेशन हो गया और इस डेफिनेशन से जो बाहर जाएगा मतलब जिसका सेल 250 करोड़ से एक्सीड करेगा वो सब बिग इंडस्ट्री में आएगा, हेवी इंडस्ट्री वगैरह में वो आएगा, उसका आधार कैटेगरी। तो एक्चुअली एमएसएमई में 51% इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में बेस्ड है और उसमें भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज किसी न किसी रूप में एग्री या रूरल जो रूरल या एग्री चीज को अपना एज ए इनपुट यूज करता है, तो इसीलिए से ये इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखते हैं एमएसएमई का इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। ये ईयर ऑन डेटा है और डेटा 2018-19 का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया के जीडीपी में एमएसएमई का 30% कंट्रीब्यूशन और ये टोटल जीडीपी है, ये एमएसएमई का मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जैसे हम पहले ही बताया था। ये जीडीपी एक मार्केट प्राइस है, यहाँ पे करंट प्राइस लिखा हुआ है या मार्केट प्राइस दोनों की होता है। तो एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 30% इंडिया के जीडीपी में है। आगे देखते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो देखते हैं। और एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम 3 कैटेगरी है इसमें। अगर हम लोग देखें तो रूरल एरिया में 51% एमएसएमई एस्टैब्लिश्ड है, मतलब 51% एमएसएमई का जो यूनिट्स वगैरह है वो रूरल एरिया में, अर्बन में 49% है। अब इसके बाद देखते हैं इसमें कितना एम्प्लॉय है। ये एमएसएमई सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट का डेटा है। तो रूरल एरिया का लगभग ये डेटा इन लाख है, यानी 497 पॉइंट समथिंग लाख है, मतलब लगभग 500 लाख हो सकते हैं। 5 करोड़ रूरल एरिया में एम्प्लॉयड है और 6 करोड़ समथिंग 612 लाख अर्बन एरिया में एम्प्लॉयड है। टोटल 11 करोड़ लगभग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एमएसएमई सेक्टर में ही होता है। अब देखते हैं स्टेट वाइज एमएसएमई क्या है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एमएसएमई है। यूपी में सबसे ज्यादा एमएसएमई है, लगभग 90 लाख यूनिट है और मतलब देश का 14% एमएसएमई उत्तर प्रदेश में। उसके बाद वेस्ट बंगाल आता है जहाँ पे लगभग 89% है, परसेंटेज में ये भी ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 14% आ जाता है। थर्ड पे तमिलनाडु है जहाँ लगभग 50 लाख एमएसएमई है, इनकी 8% है। महाराष्ट्र में 48 लाख एमएसएमई है, इनकी 8% होता है। कर्नाटका बिहार 6th पोजीशन पे है, यहाँ लगभग 34 लाख एमएसएमई है और पूरे देश का 5% यहाँ पर है। एमएसएमई में एक्चुअली एक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज।
ये इनफैक्ट ये एक अलग ही बॉडी है, लेकिन खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन is a statutory organization under the aegis of Ministry of MSME। ये तो एक अलग ही अपना एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन इसका प्रोटेक्शन और सपोर्ट MSME ही का, मिनिस्ट्री ऑफ MSME ही करता है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेनली ऑब्जेक्टिव है जो बहुत ही रूरल एरिया में लोग है और जिसके पास नहीं के बराबर इनकम है, बहुत कम इनकम है, उसको स्किल सिखाना, थोड़ा बहुत उसको कैपिटल देके मतलब सेल्फ रोजगार के लिए उसको मोटिवेट करना होता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, थोड़ा बहुत कैपिटल दिया जाता है और उसको मोटिवेट किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। इसमें भी जैसे जैसे आर्टिजन्स वगैरह मूर्ति बनाते हैं, कुछ लोग जैसे बर्तन बनाते हैं, और भी जो वर्क्स वगैरह है, तो इसमें ये सब आता है। देखते हैं इसमें डिटेल में देखते हैं क्या क्या वर्क्स है इसमें। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज का टोटल सेल्स का डेटा है, 16-17 का डेटा है 2146 करोड़। 17-18 में इंक्लूड हो रहा है, 2019 बीच में इंक्लूड हो रहा है, मतलब 16-17 और 19-20 का डेटा देखें हम लोग तो लगभग डबल रहेंगे। इसमें भी अच्छा सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। अब देखते हैं इसमें कितना लोग एम्प्लॉयड है। 16-17 में 4.56 लाख लोग एम्प्लॉयड था, 19-20 का टोटल डेटा है, लगभग 5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है इस सेक्टर। इसी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री में है, विलेज इंडस्ट्री कंपाइज 6 डिफरेंट सेक्टर्स। इनफैक्ट इसमें बहुत छोटा छोटा यूनिट होता है। अभी जो हमने पढ़ा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, वो सब तो बना है, लेकिन ये जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत जो ये आता है विलेज इंडस्ट्री में, ये सब छोटा छोटा यूनिट होता है। जैसे विलेज एंड इंडस्ट्री, एरोमेटिक एंड हनी एंड बी कीपिंग, तो ये छोटा छोटा यूनिट है। यहाँ पे लोग ट्रेनिंग करके, जैसे बी कीपिंग थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करके कुछ पैसे उसे देके उसको प्रोत्साहन दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे गुड़ एंड खालिसाद इंडस्ट्री, यहाँ पे तो बैंगलोर के जैसे बांस का बहुत सारा चीज बनता है, बेंत होता है, बेंत का भी बहुत सारा प्रोडक्शन होता है। तो रूरल एरिया में ट्रेनिंग देके थोड़ा बहुत कैपिटल देके लोगों को इंसेंटिव दिया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट किया जाता है। अब ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड जैसे मिट्टी में क्या मिनरल्स, स्टोन मिनरल्स आता है, इसलिए नाम पड़ा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें पोल्ट्री है, जो बर्तन वगैरह, सिरामिक पोल्ट्री, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री, टाइल्स इंडस्ट्री, ये सब छोटे लेवल पे मेटल क्राफ्ट इंडस्ट्री, ब्रास मेटल पॉलिशिंग, कटिंग, स्टोन कार्विंग, स्कल्पचर, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री। यहाँ पे नीचे बोला अगरबत्ती इंडस्ट्री, मतलब ये गाँव घर में भी बनाया जाता है छोटे छोटे लेवल पे। हैंडमेड पेपर, प्लास्टिक इंडस्ट्री, ये है विलेज इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन और सेल्स का डेटा है। ये 16-17 का लगभग 50,000 करोड़ का सेल्स का डेटा है। ये 19-20 में 84,600,
₹10,84,00,000 का है सेल्स, 664 का सेल्स है इसमें। और ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए मतलब इसको इसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे मतलब टेक्निकल इंस्टीट्यूशन भी है इसके लिए। In the year 1920, 18 technology centers set up across the country have provided training to 2,73,437 trainers supporting this much units. मतलब 2019-20 में 18 टेक्निकल सेंटर देश में खोला गया है। इसमें 4 सेंटर 4 TCs have been set up through bilateral coordination of the government of Germany. ये जो 18 सेंटर है इसमें 4 सेंटर जर्मनी की सहायता से खोला गया है और तीन सेंटर जो है वो डेनमार्क की सहायता से खोला गया है। यहाँ देखिए इंडो जर्मन टूर अहमदाबाद इंदौर ये सब जर्मनी की सहायता से खोला गया है। इंडो डानिश टूर जमशेदपुर ये डेनमार्क की सहायता से खोला गया है। तो मतलब फॉरेन से भी हमें हेल्प आ रहा है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था। हेलो आप किन लोगों को क्वेश्चन है तो पूछें। हाँ कोई क्वेश्चन है? हेलो सर। लेक्चर जो है क्वेश्चन Sir, our Bihar have tremendous potential for the introduction and for increasing our food processing industry. Like we see the case of mango, lychee of Muzaffarpur or sweet potato of Bihar Sharif. So we have sir tremendous potential, but unfortunately we are unable to give much help and support to our farmers so that क्या Actually, Bihar really has tremendous potential in food processing industries. I'm telling you that a few years back, even Japan had tried to establish food processing industries. I don't know what happened, but Japan government wants to establish food processing center in Bihar. Really in Bihar, there are huge potential of food processing industries. sir, is bad politics also a hindrance in the development of? I won't comment on that, but there are some centers which are handling such type of things. Okay, next question, please.
Any other question? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर एमएसएमई के बारे में सर, पिछले साल सर लगभग 2020 में लॉकडाउन के समय में सर प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय के द्वारा सर 1 पॉइंट कुछ लाख करोड़ का सर एमएसएमई के बजट में पेश किया गया था सर। सर इस इंडस्ट्री में इतना करोड़ खर्च किस लिए किया गया था, उसके बारे में जानना चाहते हैं। एमएसएमई में इनफैक्ट काफी चीजें हैं, जैसे उसके कैपिटल के लिए उसके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं एमएसएमई के, उसके रॉ मटेरियल्स के लिए तो उसमें जो लेबर एम्प्लॉयड है, कुछ मतलब रॉ मटेरियल्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, कुछ फोन का टेक्नोलॉजी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें एमएसएमई है। और ये हम लोग देखे हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम, मतलब स्मॉल से शुरू होता है बहुत लार्ज तक जाता है। अगर आप जो पीडीएफ मैंने शेयर किया उसमें जाएंगे तो पूरा डिटेल में देखेंगे जो किस तरीके से इसका ट्रेनिंग सेंटर पे खर्च है, और देश के लगभग मतलब सभी चीजों में कोई न कोई सेंटर इसका एमएसएमई का खोला गया है। और एक्सपर्ट्स तो यूज है, इनफैक्ट हमारे पास एडिक्वेट रिसोर्सेस भी नहीं है जितना चाहिए एमएसएमई के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार जनरेट होता है एमएसएमई। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ तो अब समाप्त हो गया। Thank you.